तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है करंट अफेयर्स का, राइट। करंट अफेयर्स के आपने देखा होगा लगभग 30 से 32 सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 30 से 32 सवाल ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपनी इस सीरीज में यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज कर रहे हैं इसमें हम आगे आने वाले कुछ दिनों तक केवल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें आप देखेंगे जनवरी 2023 से लेकर वर्तमान समय तक के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उसको आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि इन वीडियोज़ को अगर एक बार आप देख लेंगे, बशर्ते आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मेरा ऐसा मानना है कि करंट अफेयर्स के 30 से 32 सवाल में से डायरेक्टली आप 25 से 28 सवाल डायरेक्टली आप इन वीडियो से देखने को पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने जा रहा है ये, आप इसको ज़रूर देखिए। और इस वीडियो की एक खासियत और है दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस होता है रिलेटेड टॉपिक से उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये करंट अफेयर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 है, यानी फर्स्ट एपिसोड है। इसको ज़रूर देखिए दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने फीडबैक दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दोस्तों हमने लिया है 2022 में जो टाइगर सेंसस हुई थी, हम उसको कवर करेंगे। टाइगर सेंसस से या टाइगर वाले टॉपिक से हर साल आपने देखा होगा कोई ना कोई कम से कम 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो इस एक स्लाइड में हम सारे सवालों को कवर कर लेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिकली राष्ट्रीय बंगाल टाइगर जो है, जिसे इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, राइट। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि राष्ट्रीय पशु कौन सा आप जानते हैं, जो राष्ट्रीय बंगाल टाइगर है। इनकी अगर अधिवास की बात की जाए कि किस रीजन में कहाँ कहाँ पर किन फॉरेस्ट में ये देखने को मिलते हैं इंडिया में, तो उनकी टाइप अगर पूछा जाए तो आप देख लीजिए यहाँ से, ये इतने प्रकार के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं सदाबहार वन, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। समशीतोष्ण फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वाला जो रीजन होता है वहाँ पर ये रहते हैं। और इनफैक्ट जो सवाना का रीजन होता है वहाँ पर जो है ये टाइगर रहते हैं। ये हो गया इनका लोकेशन कि किन एरियाज़ में ये लोकेट करते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों जो टाइगर से रिलेटेड बहुत सारे थ्रेट देखने को मिले हैं। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि वे कौन से थ्रेट हैं जो टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट जो थ्रेट्स हैं ये आप देख लेंगे। स्टेटमेंट में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। पहला आवास विखंडन। दूसरा है अवैध शिकार यानी पोचिंग ऑफ द टाइगर्स। और थर्ड जो है दोस्तों है मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिलता है। ये 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट थ्रेट्स हैं टाइगर के लिए, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में बाघ के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक डेटाज के बारे में यहाँ से आप देखेंगे। सबसे पहले भारत में संपूर्ण दुनिया में अगर बात की जाए इन टाइगर्स की तो सब इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भारत में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 53 हैं। और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, रानीपुर उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, नागार्जुन सागर, जो कि कहाँ लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ओरांग कहाँ पर है दोस्तों, असम में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, लगातार सवाल पूछे जाते हैं, राइट। टाइगर से रिलेटेड दोस्तों आपको कुछ और बातें ध्यान में रखनी है। भारत में अब बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। 29 जुलाई को बाघ दिवस टाइगर डे मनाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 2010 में, वर्ष 2010 में एक डिक्लेरेशन हुई थी जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। इसके तहत दोस्तों एक अवार्ड देने की बात कही गई थी जिसका नाम था T×2 अवार्ड। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों दिस वन, ये T×2 अवार्ड। इसका दोस्तों मतलब ये था कि वैसे टाइगर रिजर्व जो अपने जो टाइगर की पॉपुलेशन को दोगुना कर लेंगे उनको T×2 अवार्ड दिया जाएगा। ये किस डिक्लेरेशन के तहत शुरू हुआ था, तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में आप ध्यान रखेंगे। इसका टारगेट क्या था, बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ 2010 में एक और इनिशिएटिव लिया गया था दोस्तों, वो ध्यान रखेंगे क्या था, एम स्ट्राइप्स योजना। एम स्ट्राइप्स इसका मतलब ये था दोस्तों जो बाघों की संख्या को डिजिटली यानी ऑनलाइन काउंट करने की जो परियोजना थी उसको नाम दिया गया था एम स्ट्राइप्स। 2010 में शुरू हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट।
इसके साथ साथ आप आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। और 1972 में यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? 1973 में। T+2 अवार्ड कब से आया? 2010 से, अंडर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010। एम स्ट्राइप्स योजना कब आई? 2010 में, राइट। दोस्तों जो 2022 में सेंसस हुई है, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए जो टाइगर सेंसस होती है ये हर 4 साल पर होती। कितने? 4 साल के बाद टाइगर सेंसस होती है। तो सबसे इससे पहले कब हुई थी? 2018 में। 2018 में जब टाइगर सेंसस हुई थी उसमें इसकी संख्या कितनी बताई गई थी? 2967, 2967 टाइगर्स भारत में बताए गए थे, राइट। वहीं 2022 में जो टाइगर सेंसस हुई थी इसमें इनकी ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। और ये संख्या बढ़ के हो गई दोस्तों कितनी? 3167, यानी 3167। दोस्तों ये नंबर, ये फिगर जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट में आपको बोल दिया जाएगा कि वर्तमान में भारत में टोटल 3300 या 3500 टाइगर्स देखने को मिले या पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है। 3167, 3167 इनकी पॉपुलेशन है। और ये जो ग्रोथ देखने को मिली है 2018 से 2022 के बीच की, ये आप ध्यान रखेंगे। 2018 से 2022 के बीच की जो ग्रोथ है वो कितनी है दोस्तों? 6.7%। ये आपको ध्यान रखना। और ये 6.7% यही इंक्रीमेंट किया है कितना? 3167 संख्या बन गई है। किससे? 2967 से बढ़ के। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। इनकी पॉपुलेशन कितनी? 3167 और ग्रोथ कितनी हुई थी? 6.7% की। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो दोस्तों ये टाइगर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सवाल के तौर पे पूछे गए हैं पास्ट के एग्ज़ाम में या जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, हमने उन सभी सवालों को इस एक स्लाइड में कवर करने का प्रयास किया। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे। ये दूसरा टॉपिक है दोस्तों, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अब वर्तमान में भारत में टोटल जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? 8 से घट के कितनी हो गई? 6। अब वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां? 6। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो किसी भी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का जो स्टेटस कौन प्रोवाइड करता है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो किसी भी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस देता है या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से उससे राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस छीन भी सकता है, राइट। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग, अंडर आर्टिकल 324 में इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर आप देख लेंगे चुनाव आयोग ने घोषित की नई राष्ट्रीय पार्टी, वहीं कुछ पार्टियाँ हुई इस दर्जे से बाहर। किसे नई राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया आप देख लेंगे दोस्तों? आम आदमी पार्टी। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को हाल ही में एक नई राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस दिया गया। वहीं आपको ध्यान रखना है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस से बाहर किया गया है, स्टेटमेंट में ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जिसे आप जानते हैं, आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है पार्टी, राइट। तृणमूल कांग्रेस 1998 में ममता बनर्जी जी ने इसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाइफरकेट होकर इसको जो है इसका गठन किया था, तृणमूल कांग्रेस। ये आप ध्यान रखेंगे, इससे राष्ट्रीय पार्टी का जो स्टेटस है वो छीन लिया गया। वहीं एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस ले लिया गया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे आप सीपीआई बोलते हैं, इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस ले लिया गया। यानी तो इन 3 पार्टीज को राष्ट्रीय पार्टी के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। अब वर्तमान में जो टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं आप देख लेंगे? बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में आप ध्यान रखेंगे मार्क्सिस्ट, राइट। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, और फाइनली अब कौन सी बन गई है? आम आदमी पार्टी। तो टोटल ये 6 आपके यहाँ वर्तमान में कौन कौन राष्ट्रीय पार्टियाँ हो गई, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट।
दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितनी भी टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी ध्यान रखेंगे कि कब इनको जो है गठित किया गया था। बीजेपी आप ध्यान रखेंगे 1980 में, 1980 में इसको बनाया गया। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस आप जानते हैं भारत की सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्टी, इसे 1885 में बनाया गया था, राइट। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, इसे 1984 इनफैक्ट 14 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। वहीं जो सीपीएम मार्क्सिस्ट है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 को, जबकि एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी इसे जो है 2013 में जो है इसे गठित करा गया था। जबकि जो आप है आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में। तो ये जितनी भी टोटल 6 रिमेनिंग वर्तमान समय में आपके यहाँ जो नेशनल पार्टीज हैं हमने उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन देख लिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, राइट। अब थोड़ा हम बात कर लेंगे, थोड़ा डीप में जाके स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए तो आप सवाल कर ले जाएं। दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर एक राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है तो उन्हें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं उनको आप देख लीजिए यहाँ से। सबसे पहला बेनिफिट होता है उम्मीदवारों के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह आरक्षित हो जाता है संपूर्ण देश के लिए, राइट। पूरे देश में उनको जो उस राष्ट्रीय पार्टी का एक जो चुनाव चिन्ह होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ साथ उस पार्टी के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यालय के लिए एक जगह सुनिश्चित कर दी जाती है। तो ये कुछ मेजर जो है इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं एक नेशनल पार्टी को दिए जाने वाले। अब हम दोस्तों बात करेंगे किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ होती हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं चूँकि यूपी पीसीएस भी आप स्टेटमेंट में सवाल पूछता है तो वहाँ से ऐसे ही सवाल बनाए जाएंगे, आप देख लेंगे। सबसे पहले उस पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट जो है प्राप्त किए हों और उसके राज्य या राज्यों में कम से कम 4 सांसद हो। 2 शर्तें हैं, 4 या 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त किए हों, किन चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, और उन राज्यों या राज्यों में कम से कम कितने सांसद होने चाहिए, 4 सांसद। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करती फिर दूसरी क्राइटेरिया कम से कम उसको तो फुलफ़िल करना चाहिए। कौन सी क्राइटेरिया, पार्टी ने लोकसभा में कम से कम 2%, कितने परसेंट, 2% सीटें प्राप्त की हों। ध्यान रखना 2 सीटों की बात नहीं की जा रही, 2% सीटों की बात की जा रही। जिनके उम्मीदवार कम से कम कितने राज्यों से चुन के आए हों, 3 राज्यों से, ये आप ध्यान रखेंगे। उस पार्टी ने लोकसभा में कम से कम कितनी % सीटें प्राप्त की हों, 2%। वहीं वो जो उम्मीदवार हैं कम से कम कितने राज्यों से चुन के आए हों, 3 राज्यों से। अगर ये क्राइटेरिया भी फुलफ़िल नहीं करती है कोई पार्टी तो उसके लिए एक और क्राइटेरिया बताई गई है। वो कौन सी है तो आप देख लेंगे। पार्टी ने कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त की हो। अगर किसी पार्टी को किन्हीं 4 राज्यों में एक क्षेत्रीय पार्टी या स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया गया है तो फिर वो देखेंगे उसे राष्ट्रीय पार्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 3 अर्हताएँ हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी एक अर्हता को कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी पार्टी उसको फुलफ़िल करती है तो फिर उसे एक राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी से रिलेटेड मुद्दे को हमने इस स्लाइड में कवर किया और उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल फैक्ट्स थे हमने उनको भी कवर करने का प्रयास किया। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर। दूसरा हमारा इशू है दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स वाले वीडियो का G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, न सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए, इनफैक्ट जितने भी अदर अच्छे एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी या कोई अदर स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स में ऐसे ग्रुप से लगातार सवाल बनाए जाते हैं। G20 का मतलब होता है दोस्तों सिंपली ग्रुप ऑफ 20। इसमें 20 देश हैं। इनफैक्ट दोस्तों 20 देश क्या आप देखेंगे 19 देश हैं प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने कंट्रीज़ हैं तो 19 और एक ग्रुप देखने को मिलता है दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो इनको सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। बेसिकली एशियाई वित्तीय संकट, एशियाई फाइनेंशियल जो आपको क्राइसिस देखने को मिली थी उसके बाद वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1999 में 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी।
G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है G20 का एज सच कहीं भी इसका हेडक्वार्टर या इसका सेक्रेटेरिएट सचिवालय नहीं है, इसका कोई भी परमानेंट सचिवालय नहीं है, राइट। इसकी जो आप देखेंगे मीटिंग्स होते हैं, एनुअल मीटिंग्स होती है, वो ट्रायोका पर बेस्ड होती है। ट्रायोका, ट्रायोका क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। G20 अब इसको आप देख लेंगे दोस्तों। G20 हमारे लिए इस साल के प्रीलिम्स के लिए इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 2023 की जो बैठक है आप देखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है, राइट। स्थायी सचिवालय इसका नहीं है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका एक स्थायी अतिथि देश है, दैट इज स्पेन, आप ध्यान रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है और वर्ष 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। और इसकी थीम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थीम 2023 की इसकी जो बैठक है इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य 2023 की इसकी जो है थीम है। इसके जो शेरपा होते हैं वो G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली एवं कार्यों का समन्वय करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। 2023 की जो इसकी अध्यक्षता की है भारत ने, इसको ध्यान रखना है कि G20 का जो लोगो क्या है दोस्तों, राइट। आप देखेंगे अर्थ जो है वो कमल के फूल पर आप देखेंगे उसमें जो है उसमें देखने को मिलती है, राइट। कमल के फूल में बैठी है क्या? अर्थ। ये आप ध्यान रखेंगे, यही इसका लोगो है, राइट। और इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी जो है अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं, राइट। हमने दोस्तों बात की कि ट्रायोका के द्वारा इसकी मीटिंग्स अध्यक्षता की जाती है। ट्रायोका का मतलब ये होता है दोस्तों कि 2023 में अगर अध्यक्षता भारत ने की है तो इससे एक साल पहले 2022 की अध्यक्षता किसने की थी या 2024 की अध्यक्षता कहाँ होगी? इन तीनों को मिलकर सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया है? ट्रायोका। ट्रायोका इन्हीं के द्वारा इसकी जो है आप देखेंगे चेयरमैनशिप जो है वो निर्धारित होती है, राइट। तो 2023 की इसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत, आप ध्यान रखेंगे। G20 बहुत महत्वपूर्ण है। इतने फैक्ट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। इतने फैक्ट्स अगर आप करके जाते हैं तो प्रीलिम्स में इससे बाहर सवाल नहीं बनाए जाएंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों वन हेल्थ। हाल ही में आप देखेंगे भारत सरकार के द्वारा, इनफैक्ट भारत सरकार क्या संपूर्ण वर्ल्ड में वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ का मतलब आप देख लेंगे, इसमें WHO के बीच समझौते के आधार पर गतिविधियों का एक सेट प्रदान करता है, राइट। इसमें 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। कौन कौन सी? संपूर्ण दुनिया की FAO, यूनेप, WHO और WOAH, ये 4 संस्थाएं मिलकर संपूर्ण दुनिया में वन हेल्थ कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेंगी। और ये जो योजना है बेसिकली इसकी समयावधि क्या है? 2022 से 2026 तक के लिए इसको जो है लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करना। ये आप ध्यान रखेंगे। वन हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेटा दिए गए, आप उनको देख लेंगे। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मानव रोगों के कारण बनने वाले 60% रोगाणु घरेलू पशुओं या वन्य जीवों से उत्पन्न होते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में 60%, राइट। वैश्विक पशु जनसंख्या में 20% की गिरावट पशु रोगों से जुड़ी हुई है, राइट। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आप देख लेंगे दिस वन, जूनोटिक जानवरों और लोगों में जूनोटिक रोगों के प्रकोप को रोकना। इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। जूनोटिक रोग का मतलब होता है वैसे रोग, वैसी डिजीज जो एनिमल से यानी पशुओं से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उनको बोलते हैं जूनोटिक रोग, राइट। खाद्य सुरक्षा में यानी फूड सिक्योरिटी में सुधार करना, MMR संक्रमण को कम करना और मानव पशु स्वास्थ्य में सुधार करना, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार करना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये इसके कुछ आप देख सकते हैं इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव है, राइट, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप वन लाइन में ध्यान रखेंगे, मानव पशु पौधे और पर्यावरण इंटरफेस से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना है। यानी ये जो आप देख रहे हैं जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें कौन कौन से इंटरलिंक्ड है, कौन कौन से कंपोनेंट? तो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, राइट, और जितना भी आप देख रहे हैं प्लांट हैं, और जितना भी दूसरा आप इन्वायरमेंट की चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी इन्वायरमेंट इंटरलिंक्ड है। इनको कॉमनली क्या नाम दिया गया? वन हेल्थ। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस वन।
इन्वायरमेंटल हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, इन तीनों का जो एक साझा जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है उसी को आपने नाम दिया है वन हेल्थ। यानी किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी कंपोनेंट के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके स्वास्थ्य को, उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। दूसरा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको संचालित करेंगे। 4 वैश्विक संस्थाएं इसमें शामिल हैं, FAO, यूनेप और WHO, फाइनली WOAH। इसकी समयावधि 2022 से 2026, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। हमारा आज का अगला टॉपिक है देश की पहली जल निकाय गणना, यानी देश की कंट्रीज फर्स्ट वाटर बॉडीज सेंसस। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेंसस है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में जो वाटर बॉडीज हैं उनकी जो सेंसस करी गई है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों लंबा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करिए। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग ने भारत की पहली जल निकाय वाटर बॉडी गणना रिपोर्ट जारी की। सबसे पहला सवाल यहीं से बनेगा कि ये देश की पहली जल निकाय गणना किस मंत्रालय के अंतर्गत करी गई है, तो आप बताएंगे जल शक्ति मंत्रालय। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखेंगे। यह गणना छठी लघु सिंचाई की गणना के संयोजन में की गई है। जल निकायों की पहली गणना में देश भर के 24,24,540 वाटर बॉडीज को शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। डेटा इसमें बहुत दिया गया है दोस्तों, डेटा से ही आपको कंफ्यूज करा जाएगा। ये गणना से जुड़े कुछ आंकड़े देख लीजिए। गणना में शामिल कुल जल निकायों में से 59.5% कौन से वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, जबकि 15.7% टैंक हैं जो सामान्यतः तालाब से बड़े होते हैं, जबकि 12.1% क्या है, जलाशय जो मानव निर्मित होते हैं जैसे बांध, बैराज एटसेट्रा, राइट। वहीं रिमेनिंग जो 12.7% वो क्या है, जल संरक्षण योजनाएं जैसे चेक डैम एटसेट्रा, ये चीज़ें हैं। टैंक क्या होता है दोस्तों, यहाँ से देख लेंगे, भूमि में नमी बनाए रखने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जैसे झीलें और अन्य जल निकाय, उनको आप टैंक कहते हैं, राइट। ये आप देख लेंगे। यहाँ जो ग्राफ दिया गया है इससे देख लेंगे जल निकायों का वितरण परसेंटेज में। सबसे बड़ी मात्रा में क्या देखने को मिला है, तालाब कितने, 59.5%। फिर टैंक आप देख रहे हैं 15.7%। 3 बड़े का क्रम ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा तालाब इसमें शामिल हुए हैं, फिर टैंक हैं, और उसके बाद क्या है दोस्तों, जलाशय। ये जो दूसरे जलाशय हैं 12.1%, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, इनमें से 78% मानव निर्मित जल निकाय हैं, जबकि 22% प्राकृतिक जल निकाय है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो मानव निर्मित जल निकाय का परसेंटेज कितना है, 78%। वहीं जो नेचुरल हैं वो कितने हैं, 22%। एक डेटा और देख लेंगे, प्रकार के आधार पर जल निकायों का वितरण, राइट। यही चीज़ को ग्राफ में दिखाएगा। 22% कौन से, नेचुरल, और 78% कितने हैं, ह्यूमन मेड, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब आएंगे यहाँ से कुछ चीज़ें देख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के टॉप 5 जल निकाय संख्या वाले राज्य। टॉप 5 सबसे ज़्यादा जो वाटर बॉडीज कहाँ हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और असम। ये टॉप से बॉटम तक की हायरार्की आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम में, ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि सबसे कम जल निकाय किस राज्य में है दोस्तों, सिक्किम। जितना इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा वाला फैक्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि सबसे कम जल निकाय किस राज्य में है, सिक्किम में। इन जल निकायों में से 97.1% जल निकाय कहाँ से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि जो रिमेनिंग 2.9% वाटर बॉडीज है वो कहाँ है, शहरी क्षेत्रों में, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य। ये तो हमने बात की ओवरऑल, राइट। अब 2 चीज़ें आप देख लीजिए, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जल निकाय किन राज्यों में है, यहाँ से आप देख लेंगे, पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अब जो ये देश की पहली जल निकाय गणना की गई है, सेंसस हुई है, वाटर बॉडी सेंसस, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आप देख लेंगे। तो जल निकाय की जनगणना का उद्देश्य
सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना जिसमें उनके आकार, स्थिति, अतिक्रमण, स्थिति उपयोग, भंडारण क्षमता आदि सभी महत्वपूर्ण पहलू शामिल हो। तो ये सभी उसके जो आप मेन जो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट में जो वाटर बॉडीज होती है इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, राइट, इकोलॉजिकली, ये आप देख लेंगे। वर्तमान में विश्व की 18% जनसंख्या आप जानते हैं भारत में है, लेकिन अगर टोटल जो वाटर बॉडीज़ की मामले बात करी जाए, वैश्विक जल संसाधन की बात की जाए, तो वो कितना है, वो भारत में केवल 4% है। हालांकि भारत में जल संसाधनों की प्रचुरता अधिक है, राइट, इसके बावजूद भी आपको भारत में शहरीकरण और जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण भारत में लगातार आप देख रहे हैं पानी की कमी देखने को मिल रही। इससे जल संसाधनों के प्रबंधन का महत्व बहुत बढ़ गया। इसी वजह से आपको ये भारत में जल निकाय गणना की बात देखने को मिली है, राइट। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हमने करा है देश की पहली वाटर बॉडी सेंसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रीलिम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा, राइट। आप ध्यान रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय ने किया है ये, राइट। सबसे ज़्यादा इसमें तालाब शामिल हुए हैं, कितना परसेंट, 61.5%। उसके बाद टैंक, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। 78% जो मानव निर्मित वाटर बॉडीज हैं, जबकि 22% प्राकृतिक हैं, ये डेटा आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज किन राज्यों में है, तो पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यूपी का आप जरूर ध्यान रखेंगे, सेकंड पोजीशन पे है, राइट। सबसे कम वाटर बॉडीज कहाँ पे हैं, सिक्किम में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमने जो पिक देख रहे हैं, ये हमने पीआईबी की साइड से इसको जो है वहाँ से लिया है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने एक सेक्रेड नाम से एक पोर्टल लॉन्च करा था, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट एक्चुअली सेक्रेड इज़, या फिर इसका फुल फॉर्म क्या, या ये किसको जो है टारगेट करता है। आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे, सेक्रेड क्या है, तो इट इज़ अ पोर्टल, राइट। किसको ये टारगेट करता है, तो जो एल्डरली पीपल है उनको टारगेट करता है। ये है क्या एक्चुअली, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, राइट। एक बार फिर से देख लेंगे, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, इसका फुल फॉर्म है। इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट मार्केट प्लेस टू हेल्प सीनियर एक्सपीरियंस्ड सिटीजन्स टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर रिलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू फुलफिल फिनेंशियल साइकोलॉजिकल नीड्स पोस्ट रिटायरमेंट। यानी वैसे एल्डरली पीपल जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को साइकोलॉजिकली या फिनेंशियली अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, राइट, उनके लिए ये सेक्रेड नाम से एक पोर्टल बनाया गया है। इसमें वो अपने आप को इनरोल करके अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग वो अपनी जो जॉब जो है सुनिश्चित कर सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सेक्रेड का टारगेट कौन है, टारगेट पीपल एल्डरली पीपल, राइट। सेक्रेड का फुल फॉर्म क्या है, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा टॉपिक हम करेंगे दोस्तों, जो आज का फाइनल टॉपिक होगा, लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। दोस्तों इसको हम एक एक आपको जो हेरिटेज साइट्स हैं वो आपको बताने नहीं जा रहे हैं, आपने निश्चित ही आर्ट एंड कल्चर में इनको पढ़ा होगा, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को संपूर्ण दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, 18 अप्रैल, राइट। आप ध्यान रखेंगे, चूँकि यूनेस्को के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं तो यूनेस्को भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, राइट, पेरिस में। यूनेस्को की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 16 नवंबर 1945, 1945 में, इनफैक्ट 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने के, संपूर्ण दुनिया में वर्तमान समय टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। संपूर्ण दुनिया में 1157 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। जिनमें से आप देखेंगे इनकी 3 कैटेगरी होती है, एक होती है कल्चरल, दूसरी होती है दोस्तों नेचुरल, और तीसरी होती है मिक्स्ड टाइप की। जो कल्चरल है इनकी संख्या कितनी है, 900 यानी 900। जो नेचुरल है वो कितनी है, 218। वहीं मिक्स्ड टाइप की कितनी है, 39। तो संपूर्ण दुनिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 1157, जिसमें 900 कल्चरल टाइप की हैं, 218 नेचुरल हैं, जबकि जो मिक्स्ड कैटेगरी के हैं वो कितनी, 39। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। ये तो हो गई संपूर्ण दुनिया की बात। अब आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस कंट्रीज़ में है, तो क्रम वाइज उनको देख लेंगे। सबसे ज़्यादा है इटली में, उसके बाद दोस्तों आता है चाइना का स्थान, चाइना सेकंड पे, थर्ड पे कंट्री है जर्मनी,
जर्मनी, राइट, जर्मनी। इटली में दोस्तों कितनी है? 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जबकि चाइना में कितनी है? 56। और जर्मनी में कितनी है दोस्तों? 51। ये आप ध्यान रखेंगे। तो टोटल संपूर्ण दुनिया में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट कहाँ पे है? इटली में। चाइना दूसरे स्थान पे जहाँ 56 है। जर्मनी तीसरे स्थान पे जहाँ पर कितनी है? 51। इटली में कितनी है? 58। ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में एक ऐसी साइट आपको देखने को मिलेगी जो कि ट्रांसनेशनल है। ट्रांसनेशनल कहने का मतलब वहाँ एक से अधिक कंट्री उसमें वो लोकेटेड है, राइट। उसका क्या नाम है दोस्तों? नाम है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर, ये एक ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विच इज़ शेयर्ड बाय 6 कंट्रीज, राइट। 6 देशों के द्वारा ये शेयर की जाती, इसी वजह से इसको कहा जाता है ट्रांस नेशनल। आप ध्यान रखेंगे, यूनिक चीज़ है। क्या नाम है? द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो वर्तमान समय में टोटल कितनी है? 40 हैं, राइट, 40। यहाँ से आप देख लेंगे 40 भारत की अब हम बात करेंगे, जिसमें जो कल्चरल हैं, कल्चरल, फिर दूसरी होती है नेचुरल और मिक्स्ड। कल्चरल कौन कितनी है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे 32। कल्चरल कितनी है? 32। वहीं नेचुरल कितनी है दोस्तों? 7, राइट। और मिक्स्ड कितनी है? 1। कल्चरल कितनी है? 32, 32। नेचुरल कितनी है? 7। मिक्स्ड कितनी है? 1, 1। टोटल संख्या मिलकर कितनी हो रही? 40। 40 वर्तमान समय भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक जो है ये कौन सी है मिक्स्ड वाली? तो कंचनजंगा जो माउंटेन्स हैं, कंचनजंगा माउंटेन्स, वो मिक्स्ड कैटेगरी में है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली लिस्ट से आपको कुछ और फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भारत में वे कौन सी साइट्स रही हैं जो इसमें जो है एनरोल रजिस्टर किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्ड साइट्स रही हैं, जैसे कि अजंता केव्स, दूसरी थी एलोरा केव्स, तीसरी थी दोस्तों तीसरी क्या थी दोस्तों? आगरा फोर्ट, और चौथी थी दोस्तों ताजमहल। इन चारों को 1983 में, वर्ष 1983 में सबसे पहली बार भारत की तरफ से इस लिस्ट में शामिल करा गया था। कौन कौन सी? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, चारों को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करा गया था भारत की तरफ से। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की मोस्ट रिसेंट अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी जाए कौन सी है, तो दैट इज धौलावीरा कहाँ दोस्तों? गुजरात में। और इसे कब जो है इसमें शामिल करा गया? 2021 में। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो इतने फैक्ट्स दोस्तों इस टॉपिक से आप ज़रूर देख लीजिए। बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं एक एक स्टेट की जो भी जितनी भी टोटल जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको अपने आर्ट एंड कल्चर में ज़रूर पढ़ा होगा, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे दिस वन। तो दोस्तों आज की इस करंट अफेयर्स के वीडियो के तहत हमने जो 2023 का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमने उसको शुरू करने का प्रयास किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी एक वीडियो से आपको निश्चित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा में कम से कम 7 से 8 सवाल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसा मेरा एक जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक अश्योरिटी दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर पूरा देखिए, 2-3 बार देखिए। और ये वीडियो लगातार आपको मिलेंगे। ये आज पहला एपिसोड है, इसके बाद 2-3 दिनों तक आपको लगातार एपिसोड मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जिससे 2023 का जितना भी संपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपको कवर करा दिया जाएगा, राइट। दोस्तों इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।